हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे पेपर 1 सीटेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और पिछले साल ही जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए ये क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम के, और आगे हमारे एग्जाम होने भी वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही साथ एक लाइव क्लास में हमने पढ़ा था, यानी एक मॉक टेस्ट किया था, जिसमें कई सारे क्वेश्चन ईवीएस से रिलेटेड हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे। और इसी प्रकार से जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी बीच बीच में आपको लाइव क्लासेस भी मिलती रहेंगी, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास में भी हम इन क्वेश्चंस को करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते रहेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है, यानी सही विकल्प का चुनाव करिए। तो बात करें अगर हम तरुण भारत संघ इस संस्था की, तो ये राजस्थान वाले इलाके में एक संस्था है, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान में पानी की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने को हमको मिलती है, तो इसलिए ये संस्था वहीं पर कार्य करती है। और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह इस संस्था के प्रमुख हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम मेधा पाटकर की, तो नर्मदा बचाओ अभियान से रिलेटेड हैं, आंदोलन से रिलेटेड है मेधा पाटकर। और सुंदरलाल बहुगुणा को आप सभी लोग जानते हैं, चिपको आंदोलन से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। यानी जो भूमिगत जल है, यानी जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, उसके स्तर की क्षीणता का मतलब है उसके स्तर का कम होने का जो मुख्य कारण है वो कौन सा है। तो इसके कम होने का जो मुख्य कारण है वो है सिंचाई हेतु ट्यूबवेल और हाथ के पंपों का उपयोग होना। ये उसकी क्षीणता का, उस स्तर की क्षीणता का यहाँ पर मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित करती है। अम्ल वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है एसिड रेन के बारे में, यानी अम्लीय वर्षा। और इसीलिए कहा भी जाता है, आपने भी सामान्यतः ये सुना होगा कि जो यानी बरसात की, वर्षा ऋतु की जो पहली बारिश है उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो एक एसिड रेन होती है। काफ़ी दिनों के बाद पहली बारिश होती है, तो उसे एसिड रेन यहाँ पर माना जाता है। और वैसे भी अब जैसे ही वो पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है, उसी हिसाब से एसिड रेन भी हमको देखने को मिल रही है। और इसी कारण से जो ताजमहल का रंग है वो भी पीला होता जा रहा है, इसी एसिड रेन को भी उसका एक कारण माना गया है। तो जो एसिड रेन होती है वो किसके द्वारा होती है, बाकी के ऑप्शन हमारे यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और H2SO4 के ही सहयोग से यहाँ पर जो ये अम्लीय वर्षा है वो हमको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। अलवण जल का मतलब, जैसे वैसे तो अगर बात करें तो बहुत सारा जल है हमारी धरती पर, लेकिन वो लवणीय जल है, यानी उसमें जो सांद्रता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ महासागरों का ही जल है। और महासागरों का जल है वो पीने योग्य नहीं है, यानी ये खारा है। और यहाँ पर बात की जा रही है अलवण जल की, यानी जो खारा नहीं है। ऐसी जल की जो उपलब्धता है बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा की है। यानी कौन सा स्रोत है, नदियाँ हैं, झरने हैं, ग्लेशियर्स हैं या जल प्रपात हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो अलवणीय जल है वो यहाँ पर पाया जाता है। तो इसमें बात करें अगर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिमनद या ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स में क्या होता है, पूरी तरीके से यहाँ पर आपको, यानी सबसे कम जो है वो खारा जल यहाँ पर देखने को मिलेगा ग्लेशियर्स में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही तथ्य नहीं है। तो 4 तथ्य हैं, जिनमें 3 सही है, 1 सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए, जल एक सार्वभौमिक विलायक है, ये पॉइंट हमारा सही है। यानी सर जो यानी जल है उसमें एक सार्वभौमिक विलायक का मतलब उसमें सभी कुछ, यहाँ पर हम ये बात कर ले तो सार्वभौमिक विलायक की श्रेणी में से रखा गया है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घुलने की क्षमता है, बिल्कुल सही बात है, कई सारे पदार्थ इसमें घुल जाते हैं। फिर है जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। देखिए, ये कथन हमारा गलत है। जो जल का घनत्व है, जल का जो घनत्व वो मैक्सिमम होता है कितने डिग्री में, वो मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व है वो यहाँ पर सर्वाधिक होता है, इसीलिए ये पॉइंट गलत है। फिर पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, ये भी हमारा पॉइंट सही है। हमको क्या बताना था, सही नहीं है, तो वो है 3rd नंबर।
तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? देखिए, आपका भी जैसे परिवार है वैसे तो अगर मॉडर्न की हम बात करें यानी मॉडर्न युग की बात करें तो अब उतना जो है वो कंबाइंड फैमिली हमको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अगर अब भी हमको कई सारे जो परिवार हैं एक साथ रहते हुए मिल जाएंगे। गांव आदमी अगर आप देखेंगे तो रीता क्या है, यानी रीता अपने माता पिता के साथ, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा और उनके परिवार के साथ रहती है। यानी जिस परिवार में दादा दादी भी हों, चाचा चाची भी हों, वो सभी एक साथ रहते हों, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। एकल परिवार कौन सा हो गया, जिसमें माता पिता हों, बच्चे हों। फिर है पितृवंश, जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। मातृवंश, जिसमें रीता की माता मुखिया हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सही आंसर होगा 4th नंबर। अगला क्वेश्चन है, पैने, चपटे और चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? यानी क्या है, इन जानवरों के जो दांत हैं पैने हैं, चपटे हैं और आगे यानी चपटे एवं चौड़े हैं आगे के दांत वाले जो पशु हैं, इनके लिए किस प्रकार की प्राथमिकता को चुनेंगे? तो ये यहाँ पर चुनेंगे घास एवं शाक को। तो घास एवं शाक को ये चुनेंगे। जो शाकाहारी जानवर होंगे, घास खाने वाले जानवर होंगे, उनके ही आगे के पैने चपटे एवं चौड़े दांत होंगे। और बाकी जो मांस खाने वाले हैं उनके आपके पैने और नुकीले दांत आगे आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कुछ हमारे पौधे होते हैं, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है जो कि खारे जल में उगते हैं, खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं? देखिए, जो रेगिस्तान में उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जेरोफाइट कहते हैं, मरुद्भिद कहते हैं। लेकिन जो खारे जल में यहाँ पर उगते हैं उनको कहते हैं हम लवण मृदोद्भिद या हेलोफाइट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हेलोफाइट भी आपको याद रखना है। हेलोफाइट कौन से पौधे होते हैं? जो खारे जल में उगते हैं। देखिए, लवण का सीधा संबंध ही होता है यहाँ पर सैलिनिटी से, जो भी अगर हम बात करें यानी खारापन जो है वो हमको देखने को मिलता है हेलोफाइट्स वाले पौधों में, जो कि खारे जल में ही उगते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। ये चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो प्राकृतिक रंगों का जहाँ पर यूज किया जाता है, इस प्रकार की जो चित्रकला है ये कहाँ से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये आपकी संबंधित है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से संबंधित है ये जो कला है, यानी कि प्राकृतिक रंगों से रंगे जाने की जो कला है। अगला क्वेश्चन है, उस आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। यानी भारत के हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन सी जनजाति है? संथाली जनजाति। तो ये हमारा सही नहीं है। फिर बाकी आते हैं गद्दी, गोंड या सहाविया। तो सही आंसर होगा गद्दी जनजाति। तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के क्या हैं? मूल निवासी हैं। जो गद्दी जनजाति, जो गद्दी ट्राइबल यहाँ पर पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, वो वहाँ के क्या हैं? वहाँ के मूल निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिजोरम का प्राचीन नृत्य है? तो आपको बताना है मिजोरम का कौन सा नृत्य है। तो लोक नृत्य से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो चिराव नृत्य है या बांस नृत्य जिसे हम कहते हैं, वही हमारा क्या है? वही यहाँ पर मिजोरम का एक फेमस डांस फॉर्म है, फेमस लोक नृत्य है। उसके अलावा बात करें अगर हम सत्रिया, तो ये जो सत्रिया नृत्य है ये आपका असम का शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है। और रौफ या राउफ जिसे कहते हैं, ये आपका कश्मीर का लोक नृत्य है। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। और गरबा आपका गुजरात का लोक नृत्य है। तो ये आपको सभी याद रखने। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? यानी सबसे बड़े अगर रेल मार्ग की हम बात करें तो वो कौन सा है यहाँ पर? कश्मीर से बंगलौर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात या महाराष्ट्र से मणिपुर। तो यहाँ पर देखिए जो नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ पर आपको कम ही रेलवे देखने को मिलेगा क्योंकि पहाड़ी रीजन होता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो डिब्रूगढ़ आपका कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। और कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, जो कि भारत के लगभग लास्ट छोर ही है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। और सबसे बड़ी जो एक्सप्रेस है वो भी आपसे पूछी जाती है, विवेक एक्सप्रेस।
और ये सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलने वाली ही एक्सप्रेस है विवेक एक्सप्रेस, जो कन्याकुमारी तक चलती है और 2 से 3 दिनों का टाइम इसमें लगता है पहुंचने में इसको। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल्पना चावला जो कि एक अंतरिक्ष यात्री थी और इनका बीच में यानी वापस लौटते समय अंतरिक्ष यान में हुई गड़बड़ी के कारण बीच में ही वो क्रैश हो गया था और इनका उसी में निधन हो गया था। और जैसा कि ये यानी मिशन में थी और पहले ही जैसे ही उसको यहाँ से लॉन्च किया गया, जो भी वैज्ञानिक थे उनको पता चल गया था कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है, लेकिन फिर अगर उसको लॉन्च कर दिया गया तो फिर वापस लाना संभव नहीं है और इसीलिए उनको बताया भी नहीं गया था कि कुछ इसमें गड़बड़ी है। फिर वापस आते समय बीच में ही यानी ये पूरी तरीके से जो यान है क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्रैश हो जाता है और इसमें उनका निधन हो जाता है। और ये जो सन था ये था 2003। तो 2003 में ही ये घटना हुई थी, कल्पना चावला यानी इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? तो आपको बताना है कौन से पक्षी हैं जो तनों में अपना घोंसला बनाते हैं। तो यहाँ पर इनमें देखिए सही आंसर होगा, वो होगा बसंत गौरिया, जिसे हम बारबेट पक्षी कहते हैं। ये पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है। बाकी कौवे को आप देखेंगे पेड़ के ऊंचे भाग में अपना घोंसला बनाने के लिए फेमस है। उसके अलावा जो दर्जिन चिड़िया है ये क्या करती है, पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। एक डिटेल में वीडियो है, पहला ही वीडियो जिसमें हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, पक्षियों के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने आपको बताया था किस प्रकार के जो पक्षी का घोंसला होता है वह किस प्रकार का होता है, अलग अलग वहाँ पर हमने डिस्कस किया था इनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यानी क्यों डॉक्टरों ने कहा कि विटामिन सी से भरपूर भोजन यहाँ पर ग्रहण किया जाए। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो ये आपका जो भी खट्टे फल हैं उनमें पाया जाता है विटामिन सी, और इनकी भरपूर मात्रा को बढ़ाया जाए, भोजन ग्रहण करने की जो मात्रा है विटामिन सी की जो इसमें मात्रा है उसको बढ़ाया जाए वैश्विक महामारी के समय। तो ये इसलिए डॉक्टरों ने कहा क्योंकि यह संक्रमण से विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है, यानी हमें क्या प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। और जैसा कि आपने कोविड में भी देखा और वापस से ही कोरोना की जो घटनाएं सामने आ रही, यानी इस समय तो चीन में फैला हुआ है कोविड, लेकिन जल्दी आपको भी यहाँ पर अवेयर रहना है, उसके प्रति हमेशा मास्क लगाए रहना है। और फिर से क्योंकि कोरोना की वापसी हो सकती है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा कौन सा, इम्यूनिटी इम्पोर्टेंट रही, जिसकी वैक्सीन भी आप सभी को लगाई गई। तो देखिए इम्यूनिटी ही हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी महामारी जब आती है तो उसमें हमारी इम्यूनिटी ही कार्य करती है और इसीलिए डॉक्टरों की ये सलाह रही कि आप विटामिन सी से भरपूर जो भी भोजन है उनको यहाँ पर ग्रहण करें, जिससे आपकी संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत बढ़ सके। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे हैं ईवीएस की पेडागोजी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का क्या उद्देश्य है? यानी जो हम भोजन हमने खा लिया उसका शरीर के अंदर क्या होता है, ये वहाँ पर पूछा गया कक्षा 5 के विद्यार्थियों से। तो ये पूछे जाने का क्या उद्देश्य था, वहाँ पर टीचर का क्या उद्देश्य था? तो देखिए टीचर का जो उद्देश्य था वो ये था कि विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, यानी विद्यार्थी किस प्रकार से जवाब देंगे, उनके अंतर्बोधीय जो भी विचार हैं उनका यहाँ पर अन्वेषण करना इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी किसको प्रोत्साहन मिलेगा और क्या करते हैं? एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम की एक यात्रा का आयोजन करते हैं कक्षा 4 के अध्यापक अयान। तो जब आप विद्यार्थियों को एक म्यूजियम में ले जाएंगे, इसके भ्रमण से कौन से कौशल को यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा? तो इसको जो यहाँ पर देखिए जो प्रोत्साहन मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। तो अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण ही यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
जल में वस्तुओं की धुलनशीलता का अवलोकन करने के क्रियाकलाप ईवीएस की एक अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी नमक